बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथ ही आप अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है उपयोगिता। बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही यह विषय को समझने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं समझता हूँ आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे, और इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने नोट्स बना लेंगे। साथ ही अगर इस टॉपिक से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है, कैसे परिभाषित करेंगे हम उपयोगिता को। आप इस शब्द से वाकिफ हैं, लेकिन आपको इसको शब्दों में पिरोना भी आना चाहिए, यानी इसको आपको परिभाषित करना भी आना चाहिए। अगर आपसे, वैसे तो आप जानते हैं कि उपयोगिता क्या होती है, लेकिन अगर आपके पास परीक्षा में पूछ लिया जाए आपको कि आप उपयोगिता से क्या समझते हैं, तो आप वहाँ पर आपको सही शब्द नहीं आ पाते हैं। तो चलिए आप ध्यान से सुनिए कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति रखती है। हम जितनी भी वस्तुएं उपभोग करते हैं, जितनी भी वस्तुओं पर हम अपना धन व्यय करते हैं, उन पर हम अपना धन व्यय इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करती हैं। जैसे हम दूध खरीदते हैं, हम अनाज खरीदते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, हम अपने लिए तमाम तरह की चीज़ें, एक कॉपी, पेन, बर्तन, गैस सिलेंडर, मिर्च मसाले, तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, कई चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि हम उस पर अपना धन व्यय कर रहे हैं ना, तो हम उस पर अपना धन व्यय ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। अगर उस वस्तु में हमारी आवश्यकता को पूरा करने का गुण नहीं है तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और हम उस पर अपना धन व्यय कभी नहीं करना चाहेंगे। अब मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति रखती है। चलिए अब बात करते हैं कि उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं हैं, और या इसके क्या क्या लक्षण हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उपयोगिता की विशेषताएं बताइए या उपयोगिता के लक्षण लिखिए, तो आपने मैंने यहाँ पर ये चार पांच विशेषताएं मैंने आपको लिखी हैं। आपको इनको सिर्फ लिखना ही लिखना नहीं है, बल्कि इनको समझ भी लेना है क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उपयोगिता की पहली विशेषता है कि उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। अब इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है, इसका मतलब यह है कि उपयोगिता को ना हम देख सकते हैं और ना हम छू सकते हैं, बल्कि हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हमें कितनी उपयोगिता मिली ना हम उसको देख पाएंगे ना हम उसको छू पाएंगे, बल्कि हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो है उपयोगिता को की ये सबसे पहली विशेषता है कि उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है, यानी हम उपयोगिता को न हम देख सकते हैं और न छू सकते हैं। अब नंबर दो बात है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं होता। इस बात को भी आपको बड़े ध्यान से समझ लेना है। इस बात का क्या मतलब है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं होता। मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा कि हम जिस भी वस्तु पर धन व्यय करते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए उपयोगी है, हम तभी उस पर धन व्यय करते हैं। अगर वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी तो हम उस पर अपना धन व्यय नहीं करेंगे। अब आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। हम सभी को मालूम है कि शराब या सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज है।
हम सभी को पता है। और जो इसका उपभोग करते हैं उनको भी पता है, ये हम ही को पता नहीं है बल्कि एक शराबी को भी पता है कि शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बावजूद भी वह व्यक्ति इस वस्तु को यानी शराब को या सिगरेट को धन व्यय करके और खरीदता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु की कोई ना कोई उपयोगिता है, तभी वो उसको धन व्यय करके खरीद रहा है। अगर उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती तो वो उस वस्तु को नहीं खरीदता। तो आपको ये समझ लेना है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। वो हानिकारक मतलब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है तब भी उसको खरीद रहा है वो व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है वो तब भी खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उस वस्तु की उसके लिए कोई ना कोई उपयोगिता जरूर है। तो मैं समझता हूँ आप ये दूसरे नंबर का जो बिंदु मैंने आपको बताया कि उपयोगिता का संबंध जो है वो लाभदायकता से नहीं है, यानी जो हानिकारक वस्तु है उसकी भी कोई उपयोगिता हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए। नंबर तीसरी बात है कि उपयोगिता वस्तुगत न होकर आत्मगत होती है। अब इसको कैसे समझेंगे हम कि उपयोगिता वस्तुगत न होकर आत्मगत होती है? इसका मतलब यह है कि किसी एक वस्तु का दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है। एक ही वस्तु का किन्हीं दो लोगों के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है। अब मैं बताता हूं, एक व्यक्ति है जो कि बहुत भूखा है और एक व्यक्ति है कि जिसका अब पेट भरा है, उसको बिल्कुल भूख नहीं है। अब माना सामने खाना आता है, यहाँ पर एक होटल है और एक व्यक्ति बहुत भूखा है और एक व्यक्ति को बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो वहाँ पर खाना है, माना वहाँ पर 5 रोटियाँ हैं। तो आप समझिए कि क्या देखो रोटियां तो भूखे व्यक्ति के लिए भी 5 है और जिसके लिए भूख नहीं है उसके लिए भी 5 रोटियां हैं। तो क्या अब आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए जो भूखा है उसके लिए उन 5 रोटियों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, जबकि जिस व्यक्ति को बिल्कुल भी भूख नहीं है उस व्यक्ति के लिए उन रोटियों की कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि उसको भूख ही नहीं है। तो देखो वस्तु वही है लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसकी उपयोगिता अलग अलग है। तो इसीलिए लिखा गया है कि उपयोगिता वस्तुगत न होकर आत्मगत है, यानी जो व्यक्ति पर निर्भर है कि वो वह वस्तु उसके लिए कितना उपयोगी है। जैसे मैंने अभी उससे पहले आपको सिगरेट का उदाहरण दिया। एक व्यक्ति है, अगर माना वो सिगरेट पीता है और उसको सिगरेट पीने की हुड़क लगी है तो वो 100 रुपये दे करके भी एक सिगरेट खरीद लेगा अगर वहाँ सिगरेट नहीं मिल रही है, क्योंकि उसको तो सिगरेट पीने की आदत है। और एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता ही नहीं है, चाहे वो फ्री में भी मिल रही हो उसको, वो तब भी नहीं खरीदेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो आप ये समझ लें कि उपयोगिता वस्तुगत न होकर आत्मगत होती है। इसका ये मतलब है कि किसी एक ही वस्तु का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है। अगली जो बात है वो है कि उपयोगिता सापेक्षिक होती है। इसका मतलब क्या है? देखो, उपयोगिता सापेक्षिक होती है, इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति के लिए ही और एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग समय में और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। आप ध्यान से समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ही व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग समय में और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। जैसे इसका उदाहरण बताता हूँ। जब आप कक्षा 9 में पढ़ते थे तो आपकी जो किताब थी, माना उसमें जो आपकी सामाजिक विज्ञान की किताब थी, तो जब आप कक्षा 9 में पढ़ते थे तो आपके लिए कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब की बहुत ज़्यादा उपयोगिता थी। लेकिन सपोज करो जब आप पढ़ लिख करके बड़े हो जाओगे, आपकी माना नौकरी लग जाएगी, तो कक्षा 9 की किताब की आपके लिए क्या उपयोगिता रहेगी? बस सिर्फ आपकी यादें जुड़ी है उस किताब से, या आप उसको अपने भाई बहनों को दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जिस समय आप
वो किताब पढ़ रहे हैं, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उस किताब की उपयोगिता आप समझ सकते हैं आपके लिए कितनी अधिक है। लेकिन वही किताब जब आप अलग समय में चले जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं या आप उस कक्षा को पास कर चुके होते हैं, तो उसकी उपयोगिता आपके लिए कम हो जाती है या कम हो जाती है। आप समझ गए ना मेरी बात। ठीक ऐसी बात देखो, माना एक रेनकोट है। अब एक रेनकोट है और अभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है ना, बाहर कोई, बिल्कुल एक सामान्य मौसम है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, सुहाना सा मौसम हो रहा है। तो रेनकोट की व्यक्ति को क्या ज़रूरत है, उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और व्यक्ति को बाहर जाना है, तो उस रेनकोट की बड़ी उपयोगिता है उस समय। जिस समय तो देखो, एक ही वस्तु की अलग अलग परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो जाती है परिस्थिति अनुसार। जब बारिश नहीं है तो रेनकोट की कोई उपयोगिता नहीं, और जब बारिश हो रही है तो रेनकोट की बहुत उपयोगिता है। जब आप जिस कक्षा में, अब देखो समय के अनुसार कैसा, जिस समय आप उस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा की किताब की आपके लिए बहुत उपयोगिता है। लेकिन जब जिस समय आपने वो कक्षा पास कर लिए तो उसके बाद आपके लिए उस किताब की अहमियत कम हो जाती है। अब अंतिम बिंदु है कि उपयोगिता में आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता होती है। ये बात तो हमने सबसे पहले आपको परिभाषा में ही बता दी है कि उपयोगिता में जो है वो वह गुण है कि वह किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति उसमें होती है। अब देखो, किसी वस्तु से हमें संतुष्टि मिलती है। आपको यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं जो संतुष्टि मिलती है। ये संतुष्टियाँ दो तरह की हैं, एक होती है अनुमानित संतुष्टि और एक होती है वास्तविक संतुष्टि। अनुमानित संतुष्टि वह संतुष्टि है जिसका अनुमान व्यक्ति लगाता है कि इस वस्तु में इतनी उपयोगिता मुझे मिल जाएगी। ये अनुमानित संतुष्टि जो है ये उस वस्तु को उपभोग करने से पूर्व की स्थिति है, अनुमानित संतुष्टि। और वास्तविक संतुष्टि वह संतुष्टि है जब किसी कोई व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग कर चुका होता है, तो तब उसे वास्तव में पता चल जाता है कि इस वस्तु में कितनी उपयोगिता थी, तो वो होती है वास्तविक संतुष्टि। तो देखो, वास्तविक संतुष्टि अनुमानित संतुष्टि के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो उपयोगिता का संबंध है, इस बात को आपको ध्यान से रखना है। उपयोगिता जो है वो अनुमानित संतुष्टि, आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं वो अनुमानित संतुष्टि को ही, अनुमानित संतुष्टि की शक्ति को ही उपयोगिता मानते हैं। वास्तविक संतुष्टि की शक्ति को नहीं, बल्कि अनुमानित संतुष्टि की शक्ति को ही उपयोगिता मानते हैं आधुनिक अर्थशास्त्री। तो आपको मैंने ये बता दिया है, आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, कि अनुमानित संतुष्टि की शक्ति क्या है और वास्तविक संतुष्टि की शक्ति क्या है। अनुमानित संतुष्टि मैंने आपको कह दिया है उपभोग से पूर्व की स्थिति है, जिसकी वो अनुमान कर रहा होता है उपभोक्ता कि मुझे इस वस्तु से इतनी संतुष्टि मिलेगी। और वास्तविक संतुष्टि क्या है, उसके जब वो उस वस्तु को खरीद करके उपभोग कर चुका होता है तो उसको पता चल गया होता है कि वास्तव में इस चीज़ से मुझे कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई। तो अनुमानित संतुष्टि वास्तविक संतुष्टि के बराबर भी हो सकती है। वो कब होगी, जब वो जितनी अनुमान लगा रहा था ठीक उसको उतनी मिल गई संतुष्टि उपभोग करने के बाद, और वो उससे कम भी हो सकती है, और अनुमानित संतुष्टि से वास्तविक संतुष्टि अधिक भी हो सकती है। तो इस बात को आपको स्पष्ट समझ लेना है कि जो उपयोगिता है वह आधुनिक अर्थशास्त्री जो है अनुमानित संतुष्टि की शक्ति को ही उपयोगिता से जोड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ गया, आ गया होगा। ये दिखने में आपको बड़ा एक पन्ना लग रहा है, लेकिन इस आप समझ गए कि इसमें एक बहुत बड़ा लेक्चर इसमें समाहित है, और आपको एक एक अवधारणा को बिल्कुल स्पष्ट समझना है, लिखना भी है। इतना ही नहीं लिखना है, बल्कि जो मैंने आपको बताया है प्रत्येक, जो ये मैंने 4-5 बिंदु इसकी विशेषताएं लिखी हैं,
तो जैसे मैंने आपको बीच बीच में जो भी उदाहरण दिए हैं आपने उतने उदाहरण लिखने हैं उसमें, और आपने इसको बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बना देने हैं। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो आपके पास उपस्थित पाठ्य सामग्री है, जो आपके पास है इसकी और किताबें, आप उससे भी इसका अध्ययन करेंगे और अपनी जो आपकी अवधारणा है इसको और स्पष्ट करेंगे। एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद कि आपने वीडियो ध्यान से देखा।